तीन मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास था। इंदिरा गांधी ने बाद में उसे म्यूजियम बनाया, लेकिन जून 1975 में उनके अपने ही निवास पर एक और तीन मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। इस तीन मूर्ति के तीन स्तंभ थे, तीन लोग। आर के धवन 450 रुपये से रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने वाला ये शख्स दिल्ली पावर सर्कल्स में अब वही अहमियत रखने लगा था जो कभी नेहरू के स्टेनोग्राफर एमओ मथाई की थी। दूसरे बंसीलाल, एक दशक में वकालत से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले बंसीलाल। यूं केंद्र की राजनीति में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन मारुति फैक्ट्री के लिए 290 एकड़ का प्लॉट और बैंक से लोन दिलवाकर बंसीलाल इंदिरा की इनर काउंसिल में दाखिल हुए, और ये सब उन्होंने किया था तीन मूर्ति के तीसरे पलड़े संजय गांधी के लिए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर इमरजेंसी पर लिखी गई किताब द जजमेंट में लिखते हैं कि इंदिरा इन तीनों पर इस हद तक निर्भर थीं कि इनका वचन इंदिरा का ही वचन था। उनके वाजिब या गैर वाजिब तौर तरीकों से इंदिरा वाकिफ थीं। कोई और समय होता तो शायद ये तीनों इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन जून 1975 में घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल गया। क्या हुआ था तब? इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी इस शब्द के इर्द गिर्द इतने किस्से, कहानियां, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स दर्ज हैं कि किसी भी सिरे को पकड़कर आप एक नया कथानक बुन सकते हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग होगा। मसलन एक नारा फेमस हुआ था उन दिनों, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाल में रिलीज हुई एक फिल्म दिखाती है कि कैसे अखबार में ये लाइन पढ़कर इंदिरा उसे दोहरा देती हैं, और यही लाइन फिर जेके कृष्णमूर्ति उनसे कहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के दंभ की पराकाष्ठा का सिंबल कही जाने वाली इस लाइन की अपनी अलग ही कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक तारीख से जो थी 12 जून। गुरुवार का वो दिन इंदिरा के लिए तीन बुरी खबरें लेकर आया। नेहरू परिवार के नज़दीकी दुर्गा प्रसाद धर हार्ट अटैक से चल बसे। गुजरात विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आया, पता चला कि कांग्रेस की सीटों की गिनती 140 से 75 पर पहुंच गई, और इसका मतलब था कि इंदिरा के धुर विरोधी मोरारजी देसाई सरकार बना लेंगे। तीसरी और सबसे चिंताजनक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई थी। कोर्ट ने चुनावी अनियमितताओं के मामले में इंदिरा के खिलाफ फैसला दे दिया था। फैसले का मतलब इंदिरा की सांसदी तो जाएगी ही, साथ ही अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा आ गया था। इस फैसले की खबर इंदिरा को उनके निजी सचिव पीएन धर और सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद ने दी थी। ओपन मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल में शारदा प्रसाद के बेटे रवि प्रसाद लिखते हैं, खबर सुनकर भी इंदिरा के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि इंदिरा के किचन कैबिनेट के मेंबर थे और बंगाल के मुख्यमंत्री भी, उनसे पूछा कि तुम्हें ये बात पहले से पता थी ना? सिद्धार्थ रे ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बात तो सही थी। इंदिरा के खिलाफ केस लड़ने वाले शांति भूषण महीनों से तैयारी में लगे थे। अब केस क्या था? दरअसल 1971 में इंदिरा ने रायबरेली सीट से लड़ा चुनाव, और इसी चुनाव में धांधली के इल्जाम लगे। आरोप के सेंटर में थे यशपाल कपूर। इल्जाम था कि 19 जनवरी को कपूर ने चुनाव प्रचार किया जब वो सरकारी कर्मचारी थे, और ये बात आचार संहिता के खिलाफ थी। अंत में सारा मामला तारीख पर आकर रुक गया। इंदिरा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि 13 जनवरी को यशपाल कपूर इस्तीफा दे चुके थे, लिहाजा चुनाव प्रचार के वक्त वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे। दूसरी तरफ शांति भूषण ने दलील दी कि इस्तीफा चूंकि 25 जनवरी को स्वीकार हुआ, इसलिए 19 जनवरी को यशपाल को सरकारी कर्मचारी ही माना जाएगा। इस केस पर लिखी किताब द केस दैट शुक इंडिया में शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण लिखते हैं, यशपाल कपूर की गवाही के बाद जब केस कमजोर होता दिखाई देने लगा, इंदिरा खुद कोर्ट में गवाही देने के लिए राजी हो गई। आजाद भारत का पहला मामला जिसमें खुद प्रधानमंत्री कोर्ट में पहुंची। 18 मार्च 1975 की वो तारीख थी, इंदिरा की गवाही का पहला दिन। प्रशांत भूषण अपने किताब में लिखते हैं कि इंदिरा जब अदालत में दाखिल हुई, कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय उनके वकील के, क्योंकि केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस मामले में सख्त आदेश दे रखे थे कि प्रधानमंत्री के आने से कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली गवाही में शांति भूषण इंदिरा से नरमी से पेश आए। इस बात पर विपक्ष के नेता पीलू मोदी इतने नाराज हुए कि भूषण से बोले कि तुम उसे परेशान क्यों नहीं करते, थोड़ा भड़काओ। शांति भूषण ने इस बात पर सिर्फ मुस्कुराए। जाल बिछाया जा चुका था, बस बारी थी बड़ी मछली फंसाने की। अगली सुनवाई में शांति भूषण ने पूछा कि आपकी उम्मीदवारी तय कब हुई? 1 फरवरी, इंदिरा का जवाब। शांति भूषण इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने तुरंत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लिखित दस्तावेज पेश कर दिया, जिसके मुताबिक दावेदारी का फैसला 29 जनवरी को हुआ था। इस बात पर इंदिरा से जब सवाल हुआ, वो बोली कि दस्तावेज कानूनी भाषा में है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया। 1975 में जब यह केस चल रहा था, इंदिरा ताकत की पराकाष्ठा पर थी।
लेकिन अदालत में हुई जिरह ने उनके बख्तर का चिंग जाहिर कर दिया, उसमें जो गैप था। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा को हिलाने में वो नाकामयाब रहा था। उसे अब एक उम्मीद दिखने लगी जो साकार हुई 12 जून को, जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस केस का फैसला सुनाया। जस्टिस सिन्हा के ऊपर काफ़ी दबाव भी था ऑब्वियसली। द जजमेंट में एक दिलचस्प वाकया और दर्ज है। फैसले से कुछ दिन पहले की ये बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DS माथुर जस्टिस सिन्हा से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान माथुर ने बड़ी चतुराई से एक प्रस्ताव रखा कि बोले कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस पद के लिए सिन्हा का नाम कंसीडर किया जा रहा है और इसका संबंध इंदिरा गांधी के केस से है। जैसे ही फैसला आएगा नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। किताब में लिखा है कि जस्टिस सिन्हा ने इस संकेत पर चुप्पी साध ली। इसके बाद 7 जून की तारीख आई। जस्टिस सिन्हा अपना फैसला लिख चुके थे, लेकिन प्रेशर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके फ़ोन पर एक संदेश आया कि गृह मंत्रालय चाहता था कि फैसला जुलाई तक टाला जाए। सिन्हा भड़क उठे। तुरंत उन्होंने कोर्ट रजिस्ट्रार को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि दोनों पक्षों को सूचित करें कि फैसला बस कुछ ही दिनों में आएगा। और फिर आई वो तारीख 12 जून 1975। सुबह के 10 बजे थे। कोर्ट में सन्नाटा पसरा था और जस्टिस सिन्हा ने अपना 258 पन्नों का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। नतीजा, इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द हो गई। 1975 में इमरजेंसी लागू होने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में रेलवे की हड़ताल, बिहार और गुजरात में पहले छात्र आंदोलन और फिर विधानसभाओं का भंग हो जाना, ये तमाम चीजें इंदिरा गांधी के लिए थी सरदर्द। लेकिन अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला ही वो कॉकस बेली बना जिसने इमरजेंसी की नींव रखी। कुलदीप नैयर के मुताबिक इंदिरा ने इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम, स्वर्ण सिंह और यशवंत राव चौहान से बात की। सबकी सलाह थी कि केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां से फैसला आने तक कोई बड़ा कदम लेने से बचना चाहिए, अभी टाइम है। असल में तीनों भी अपनी गोटियां फिट करने के फिराक में थे। जगजीवन राम को लगता था कि इंदिरा के बाद उनका नंबर है। YB चौहान तीसरे नंबर पे थे, जबकि स्वर्ण सिंह ने उड़ी उड़ी सुनी थी कि जगजीवन को किनारे लगाकर इंदिरा उन्हें अंतरिम रूप से गद्दी सौंप देंगी। हिंदुस्तान की राजनीति में उस वक्त सिवाय JP के एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसके सत्ता में अरमान न हो। नैयर लिखते हैं कि तमाम नेताओं ने अपने अपने राज्यों के सांसदों की मीटिंग बुलाई। ऊंट किस करवट बैठेगा और किसके हिस्से में क्या आएगा, सब इसी फिराक में थे। सिर्फ एक संजय गांधी थे जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद इंदिरा गांधी की परवाह करते थे, लिहाजा इंदिरा भी पूरी तरह उन पर निर्भर हो गई। संजय ने एक एक कर तमाम नेताओं से निष्ठा पत्र पर साइन करवाया कि कौन कितना बड़ा समर्थक है। ये साबित करने के लिए फिर नेताओं में होड़ लगने लगी। बाकायदा अखबारों में नेताओं की लिस्ट छपती थी, जिसका नाम नहीं उसकी उल्टी गिनती शुरू। नैयर इस लिस्ट से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी भुवनेश्वर से फ्लाइट पकड़कर तुरंत दिल्ली पहुंची। पहुंचने में देर हुई तब तक अखबार को लिस्ट दी जा चुकी थी, लेकिन नंदिनी इस बात पर अड़ गई कि अगले दिन की लिस्ट में उनका नाम भी होना चाहिए। पार्टी के भीतर सबको लाइन में लाने के बावजूद इंदिरा पर बाहरी प्रेशर बहुत ज्यादा था। विपक्ष इस्तीफे की मांग के साथ उनके घर के बाहर धरने पर था। यह धरना खत्म हुआ जब विपक्ष को राष्ट्रपति से मिलने की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति से विपक्ष की मुलाकात से इंदिरा बुरी तरह झल्लाईं। विपक्ष का राष्ट्रपति से मिलना आज हमें एक साधारण बात लगती है, लेकिन 1975 में आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ था कि विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिला हो। विपक्ष से निपटने के लिए इंदिरा अब तक कई राजनीतिक दांव पेचों का सहारा लेती आई थीं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के हौसले बहुत बढ़ गए। नैयर किताब में बताते हैं कि संजय गांधी इंदिरा के इस रवैये से खासे नाराज थे। उन्हें लगता था कि इंदिरा विपक्ष को ज्यादा मुंह लगा रही हैं। 3 मूर्तियों में से दूसरे यानी कि बंसीलाल ने तो सीधे कह दिया कि बहन जी आप बहुत सॉफ्ट हैं, इन्हें हमें दे दो, कुछ दिन में हम कर देंगे ठीक। नैयर के मुताबिक 15 जून वो तारीख थी, यानी इमरजेंसी के लागू होने से 10 दिन पहले, जब संजय ने इंदिरा गांधी से कहा कि वो सब ठीक करने के लिए एक प्लान पर काम कर रहे हैं। 18 जून को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होने वाली थी। जल्दी ये बात फैल गई कि इस दिन एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इमरजेंसी शब्द हालांकि अभी तक किसी की ज़बान पर आया नहीं था। 15 और 20 जून के बीच कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बुलाई गई। नैयर लिखते हैं, पार्टी मीटिंग में इंदिरा किसी रानी की तरह आई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से माना कि इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। इस मीटिंग में तमाम नेता थे जो बढ़ चढ़कर इंदिरा का गुणगान कर रहे थे, लेकिन एक नाम जिससे ये कहानी शुरू हुई थी नदारद था। यशपाल कपूर, जिनके चलते इंदिरा की कुर्सी पर खतरा आया।
वो केस का फैसला आने के बाद से ही गायब थे। उन्हें जनता की आंखों से दूर रहने को कहा गया था, इसलिए यशपाल कुछ हफ्ते तो घर में ही कैद रहे। लेकिन जब उन्हें दिखा कि डैमेज बचाया जा सकता है, डैमेज कंट्रोल संभव है, वो एक्टिव हुए। नेपथ्य से लौटते ही यशपाल ने एक नारा दिया, देश की नेता इंदिरा गांधी। यशपाल का ये नारा उन दिनों बड़ा हिट हुआ, लेकिन जल्द ही एक दूसरे नारे ने इसकी जगह ले ली। असम से आने वाले देवकांत बरुआ, जिन्हें इंदिरा ने पहले बिहार का गवर्नर बनाया, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष, उन्होंने अति उत्साह में कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये इस नारे की असल कहानी है, जो कुछ और ही बताई गई। ये नारा बाद में इंदिरा के लिए बड़ी किरकिरी का कारण भी बना, क्योंकि ऐसा ही एक नारा नाजी जर्मनी में लगाया जाता था, एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी, जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने को क्यों तैयार हो गई, इस सवाल के जवाब में नैयर लिखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था। इंदिरा के लीगल सलाहकार उन्हें कई रास्ते सुझा रहे थे। मसलन एक तरीका यह सुझाया गया कि 1 जुलाई 1975 से पहले जितने भी सांसद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, एक बिल पास कर उन सभी को बहाल कर दिया जाए, इंदिरा भी बहाल हो जाती। ऐसे कई और कानूनी दावपेच थे इंदिरा को, जिनके बारे में बताया भी गया, लेकिन इंदिरा ने किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि इंदिरा के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई थी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। किसी ने उन्हें बताया कि इलाहाबाद केस का फैसला देने वाले जस्टिस सिन्हा जनसंघ के सपोर्टर हैं। इसके बाद तो इंदिरा ने जैसे फैसला ही कर लिया कि संजय गांधी के प्लान के मुताबिक ही चलेंगी। प्लान जिसके तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, प्रेस की आवाज़ बंद कर दी गई और 25 जून को देश में आधिकारिक रूप से आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल की शुरुआत से पहले क्या हुआ, ये आपने सुन लिया। क्यों लागू हुआ, अलग अलग नजरिए, अलग अलग कारण हैं। कई लोग संजय गांधी को इमरजेंसी का मास्टरमाइंड मानते हैं, तो कईयों के हिसाब से कुर्सी छिन जाने का डर इंदिरा गांधी में जो था, वो इमरजेंसी की वजह बना। एक और सवाल जो ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इंदिरा ने आपातकाल वापस क्यों लिया। फिल्म में आपने देखा कि संजय गांधी से मोह भंग के चलते इमरजेंसी को वापस लेने के लिए इंदिरा गांधी तैयार हुई, लेकिन जैसा पहले कहा, जितनी आंखें हैं उतने नजरिए भी हैं। जनवरी 1977 में इंदिरा ने चुनावों की घोषणा की। कुलदीप नैयर के मुताबिक इसके पीछे पश्चाताप नहीं था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। 1976 की आखिरी तिमाही के आर्थिक आंकड़े खुशखबरी लेकर आए थे। कृषि और औद्योगिक उत्पाद में बढ़ोतरी हुई थी। इंडस्ट्री के लोग और बाकी बिजनेस घराने संजय गांधी से बड़े खुश थे। पावर के तो करीब ही रहते हैं वैसे भी ये लोग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ही साल में 2 गुना हो गया था। इंदिरा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से आंकड़े मांगे और उनके मुताबिक सीन ये था कि चुनाव हुए तो इंदिरा 340 सीटें जीतने वाली थी। आईबी की दूसरी रिपोर्ट में यह आंकड़ा घटा, लेकिन 320 हुआ, लेकिन ये भी बहुमत से बहुत ऊपर था और इसी के चलते इंदिरा को लगा कि वो चुनाव जीत जाएंगी। HY शारदा प्रसाद तब इंदिरा के मीडिया एडवाइजर होते थे। उनके बेटे रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद ओपन मैगजीन के एक आर्टिकल में कुछ और संभावित कारण भी बताते हैं। मसलन इंदिरा गांधी को डर था कि कहीं भारत प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप में तब्दील ना हो जाए। दरअसल इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जो उनकी लोकतांत्रिक सोच पर सवाल खड़े करता था। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन चुनावों की संख्या से नहीं करेंगी, बल्कि इस बात से करेंगे कि हमने कितना आर्थिक विकास किया। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस में संजय का एक मजबूत गुट बन गया था। उनके समर्थक हर बात में उनका साथ देते, हर फैसले में हाँ भैया करते। इस गुट से एक विचार और निकल कर आया कि भारत को राष्ट्रपति शासन वाले देश में बदल दिया जाए, यानी लोकतंत्र से एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जहां सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में हों। विश्वेश्वरैया प्रसाद लिखते हैं कि आज के तमाम नेताओं की तरह इंदिरा को भी दुनिया में अपनी छवि की परवाह थोड़ी तो थी। साल 1977 में पाकिस्तान में भी चुनाव हो गए। इंटेलिजेंस ने ये बात 1 साल पहले ही बता दी थी। दिसंबर 1976 की एक शाम अपने विश्वस्त मित्र मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत में इंदिरा की आवाज़ में छिपी बेचैनी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान को हमने हमेशा लोकतंत्र विरोधी माना, आज वही दुनिया की नज़रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बन गया है, जबकि हमारा हिंदुस्तान। सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई। नॉन अलाइंड देशों के न्यूज़ पूल के प्रमुख यूनुस को उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी कि भारत की लोकतांत्रिक छवि को पुनर्जीवित किया जाए पीआर के जरिए। इसके बाद जनवरी में एक और घटना हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने टेलीविजन पर चुनाव पहले कराने की घोषणा कर दी। ये सुनकर इंदिरा और बेचैन हो गई। 6 साल पहले उन्होंने जिस पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया था, वही देश अब लोकतांत्रिक मूल्यों की दौड़ में उनसे आगे निकलता दिख रहा था। इमरजेंसी रद्द करने में
पाकिस्तान का चुनाव भी इस तरह से एक कारण बना। ऐसे कई और कारण अवश्य रहे होंगे, लेकिन कोई फैसला क्यों लिया गया, इसके तमाम विश्लेषण तो हो ही सकते हैं। लेकिन फ़लसफ़े की भाषा में कहें तो हर विश्लेषण कहानी का एक हिस्सा भर है। इंदिरा गांधी के जीवन की तमाम घटनाओं को अलग अलग नज़रियों से देखा ही जाता है। मसलन एक नज़रिया फिल्म में है कि इंदिरा की बातों से नाराज़ होकर संजय प्लेन उड़ाने गए और तैश में आकर लापरवाही से प्लेन उन्होंने उड़ाया, प्लेन क्रैश कर गया, मृत्यु हो गई। ये कहानी का एक ही सिरा है। असल में एक दूसरा सिरा भी है। संजय का विमान 23 जून को क्रैश हुआ, लेकिन इससे पहले 21 और 22 दोनों दिन उन्होंने प्लेन उड़ाया था। 22 जून को बाकायदा उनकी पत्नी मेनका गांधी भी उनके साथ थी। 23 को यानी दुर्घटना वाले दिन माधवराव सिंधिया उनके साथ उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय उस दिन दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना को अपने साथ ले गए। विमान बीच उड़ान में ही था कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन क्रैश कर गया। 25 जून को जब संजय की अस्थियों को घर लाकर लॉन में रखा गया, इंदिरा खुद को रोक नहीं पाई और तब पहली बार उन्हें सबके सामने रोते हुए देखा गया। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संजय की मौत से इंदिरा कभी नहीं उबर पाई, क्योंकि ये संजय ही थे जिन्होंने 1977 से 1980 के बीच उनका साथ दिया। खुद अपने बयानों में वो कहती थीं कि अगर संजय न होते तो उनकी राजनीतिक वापसी नहीं हो पाती। पोपल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा कि रात के गहन अंधेरे में इंदिरा अक्सर जाग जाती और संजय को खोजने लगती। जल्द ही उनके चेहरे पर बुढ़ापा आने लगा और आंखों में काले गड्ढे बन गए। उम्मीद है इस कोशिश से भारतीय इतिहास के एक बड़े कॉन्सिक्वेंशियल दौर इमरजेंसी की आपकी समझ में कुछ जुड़ा ही होगा। इसी के साथ आपसे हम विदा ले रहे हैं। इमरजेंसी की ये कहानी जो कि कम फिल्मी है, ज़्यादा फैक्चुअल है, आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल। इसे रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।